गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9 बजकर ठीक अब 49 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 31 जनवरी 2022। आज 31 जनवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे याद दिलाइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है जी। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमने प्री मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ लिया था। और शायद मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्त काल, है ना? बिल्कुल सही। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। और आज इसमें हम बात करेंगे अबाउट गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। आज हम गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में बात करेंगे और ध्यान रखेंगे जिसका शासन काल लगभग 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक रहा। 319 से लेके लगभग 550 तक हम बात करते हैं किसके बारे में? गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली लाइन इसमें आप लिखेंगे, लिखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्ता पीरियड इज नोन एज फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड इज नोन एज फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो आप जानते हैं कि भाई प्राचीन काल से एंशियंट इंडिया से क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से पॉसिबिलिटीज होती है मौर्य वंश और गुप्त वंश से। मौर्य वंश हम पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। इसे भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल या फर्स्ट गोल्डन एरा कहा गया है, क्योंकि चाहे बात हो स्थापत्य कला की, आर्किटेक्चर की, चाहे बात हो कला संस्कृति की, आर्ट एंड कल्चर की, उन सभी का जोर शोर से और पूरी तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो सबसे पहले हमारे इतिहास में गुप्त काल में ही हुआ। इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है? प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। लिखिए, द फाउंडर ऑफ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी।
गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई। ऐसा कहा जाता है गुप्त वंश के राजाओं के जो पूर्वज हुआ करते थे, जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, ये कुषाणों के दरबार में सामंत हुआ करते थे, या कुषाण वंश में ही ये कुषाणों के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसका नाम था श्री गुप्त, इसी ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। लिखेंगे ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा, इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त के बाद इस वंश में अगले शासक का नाम मिलता है घटोत्कच। श्री गुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक बना घटोत्कच। और ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। लिखेंगे इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, या इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, या लिखेंगे एक्चुअल फाउंडर, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर हुआ, लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। और ध्यान रखेंगे जिस साल चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा, यानी कि 319 ईस्वी में, लिख लेंगे उसी साल इसके द्वारा चलवाया गया गुप्त संवत। इसी के द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया गया। और सही मायनों में कुषाणों से पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर एक इंडिपेंडेंट एम्पायर, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना वास्तविक तौर पर चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। इसके पूर्वजों के द्वारा, यानी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा तो महाराजा की उपाधि ली गई थी, लेकिन लिखेंगे इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लिखेंगे ही गॉट मैरिड विद कुमार देवी। लिखिए इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया।
ही गॉट मैरिड विद कुमार देवी। इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया। और लिखेंगे ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था। ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण सिक्के या गोल्डन कॉइन्स चलवाए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी इसी का पुत्र हुआ जिसे हम जानते हैं समुद्रगुप्त के नाम से। 335 ईस्वी से लगभग 375 ईस्वी तक शासन रहा समुद्रगुप्त का। लिखेंगे ये इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। ये इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था। और हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन, जो इसे इतिहासकार V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि इसकी तुलना फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से की गई। जिस तरीके से फ्रांस में फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट अपने आर्मी मिशंस के लिए, या ध्यान रखेंगे अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल वैसे ही भारत में अपने आर्मी मिशंस, अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई है और इसे क्या कहा गया है, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये कहलाता है भारत का नेपोलियन। और क्योंकि अपने आर्मी मिशंस के लिए फेमस था, लिखेंगे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। लिखिए इसने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। और उसके बाद ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमांक, और इसके बाद इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। उसी के बाद इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया। इसने एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया। और ध्यान रखेंगे
अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था हरिशेन। अश्वमेघ यज्ञ कराकर और 21 शासकों को पराजित करके इसने अपने दरबारी कवि हरिशेन से कहा कि जाइए और जाकर प्रयाग स्तंभ लेख में मेरी प्रशंसा करके आइए या प्रशस्ति लिख कर आइए। तो ध्यान रखेंगे इसकी विजयों का वर्णन हरिशेन के द्वारा ही किसमें किया गया? प्रयाग स्तंभ लेख में किया गया, जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिशेन के द्वारा, क्योंकि हरिशेन ही दरबारी कवि हुआ करता था समुद्रगुप्त का। लिखिए, समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ पोएट। समुद्रगुप्त एक कवि भी था। समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ पोएट। समुद्रगुप्त एक कवि भी था और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। He also took the title of कविराज। He also took the title of कविराज। इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। लिखेंगे ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर। यह एक वीणा वादक भी था। यह एक वीणा वादक भी था और इसी के प्राप्त हुए सिक्कों पर लिखेंगे, और इसी के प्राप्त हुए सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। इसी के प्राप्त सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया। इसने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया और ही ऑल्सो गेव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। ही ऑल्सो गेव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। लिखेंगे क्योंकि इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक भी रहता था जिसका नाम था वसुबंधु। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया क्योंकि इसके दरबार में वसुबंधु नाम का एक बौद्ध भिक्षुक भी रहा करता था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त। तो ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के बाद इसका बड़ा पुत्र अगला शासक बना जिसका नाम था रामगुप्त।
लगभग 375 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक अगला शासक हुआ रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में जानकारी के हमारे पास केवल दो स्रोत हैं, केवल दो सोर्सेज हैं। एक तो एक अभिलेख जो कहलाता है एरण अभिलेख, गुप्त काल के ही एक राजा भानुगुप्त के द्वारा एरण इंस्क्रिप्शन या एरण अभिलेख लिखवाया गया था, जहां से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और ध्यान रखेंगे, भारत में सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भी कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, एक उपन्यास, एक नोवेल जो कहलाता है देवी चंद्र गुप्तम, एक उपन्यास जो कहलाता है देवी चंद्रगुप्तम, और ध्यान रखेंगे देवी चंद्रगुप्तम को लिखा था किसने? लिख लीजिए, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था देवी चंद्रगुप्तम, जहां से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन लगभग 5 वर्षों तक ही ये शासन कर पाया। रामगुप्त के बाद इसी का छोटा भाई गुप्त वंश का अगला शासक बना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और हम जानते हैं उसे चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। अगला शासक लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। लगभग 380 ईस्वी से लेके 413 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लिखेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये इस वंश का सबसे महान शासक था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये इस वंश का सबसे महान शासक था। इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को या चंद्रगुप्त द्वितीय को। लिखिए, ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री
who had 9 gems. He was first ruler of Indian history who had 9 gems in his court. लिखेंगे अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला, अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला। ये इतिहास का प्रथम शासक था। अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला, ये इतिहास का प्रथम शासक था। भारत के इतिहास में सबसे पहले इसने ही अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। भाई आप जानते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में ऐसे 9 लोग हुआ करते थे जो उसके सबसे प्रिय और सबसे खास थे। उसके मंत्री मंडल के सदस्य भी थे। उन्हीं को क्या कहा जाता था? अकबर के नवरत्न कहा जाता था। फेमस है इतिहास में, उनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। इसके भी दरबार में 9 लोग हुआ करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख महाकवि कालिदास थे, धनवंतरी थे, वराह मिहिर थे। ये लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। लिखिए इसी के शासनकाल में इन 399 एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया। लिखेंगे 399 ईस्वी में इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके अलावा लिखेंगे भागवत और वैष्णव धर्म का सर्वाधिक प्रचार। भागवत और वैष्णव धर्म का सर्वाधिक प्रचार इसी के शासनकाल में हुआ। भागवत और वैष्णव धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा इसी के शासनकाल में हुआ। इसीलिए इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। लिखेंगे इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही भारत से शक वंश का अंत किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही भारत से शक वंश का अंत किया गया। और ध्यान रखेंगे शक वंश का अंत करने के बाद ही he took the title of विक्रमादित्य। लिखेंगे इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। और भारत के इतिहास का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वो भी कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बना लिखिए कुमारगुप्त।
लगभग 413 ईस्वी से लेके 454 ईस्वी तक गुप्त वंश का अगला शासक हुआ कुमारगुप्त। दो सवाल बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। लिखेंगे इन 413, इसी के द्वारा 413 ईस्वी में ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। 413 ईस्वी में इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चार सौ तेरह ईस्वी में इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय, वही नालंदा विश्वविद्यालय जो जो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और ध्यान रखेंगे, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से ही इसे कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध। महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहलाती थी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। और ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त के द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। ही टुक द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। इसके द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि ली गई थी। और एक सवाल बनता है कि बताइए, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस किस शासक के प्राप्त हुए थे? तो ही वॉज ऑल्सो कुमारगुप्त। लिखेंगे गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख इसी के थे। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख इसी के प्राप्त हुए। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना, लिखिए स्कंदगुप्त। चार सौ चौवन ईस्वी से लेके लगभग 467 ईस्वी तक अगला शासक बना स्कंदगुप्त। लिखिए ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। लिखेंगे इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और लिखेंगे भारत में हूणों का प्रथम आक्रमण, भारत में हूणों का प्रथम आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। हूण कुछ विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्हें मलेच्छ भी कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, हूणों का प्रथम आक्रमण या मलेच्छों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था।
हूणों का ही एक शासक था जिसका नाम था तोरमाण। लिखेंगे इस आक्रमण में स्कंदगुप्त के द्वारा तोरमाण को पराजित किया गया था। इस आक्रमण में स्कंदगुप्त ने हूण शासक तोरमाण को पराजित किया। इस आक्रमण में स्कंदगुप्त ने हूण शासक तोरमाण को पराजित किया। और लास्ट याद रखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त। या ध्यान रखेंगे, इसी को कहा जाता है कुमारगुप्त थर्ड या कुमारगुप्त तृतीय। गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल शुरू हुआ, जिसमें ध्यान रखेंगे जिस पीरियड को भारत का विभाजन काल कहा जाता है या डिवीजन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत तेजी से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, गुप्त शक्ति क्या हुई, समाप्त हुई। लेकिन उसके बाद आखिरी बार उत्तर भारत में जो सबसे शक्तिशाली शासक आया, जिसने शासन किया उत्तर भारत में, वो कौन था? हेडिंग डाल लीजिए, हर्षवर्धन। लगभग 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक आर्यवर्त क्षेत्र में शासन किया हर्षवर्धन ने। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हर्षवर्धन में, लिखेंगे इसे इसे भारतीय इतिहास का इसे भारतीय इतिहास का अंतिम या इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। लिखेंगे ही इज नोन एज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। लिखेंगे ही वॉज द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। ये पुष्यभूति वंश का शासक था।
ही वॉज द रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, या ये पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसे हम कॉमनली वर्धन वंश भी कहते हैं। ये पुष्यभूति वंश या पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था। इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी थी थानेश्वर, जो बेसिकली कहां पर है, हरियाणा में। लेकिन ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में अपनी द्वितीय राजधानी, अपनी दूसरी कैपिटल उत्तर प्रदेश के कन्नौज को बनाया था। तो वही ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, और इसकी माता का नाम था यशोमती। इसका बड़ा भाई था राज्यवर्धन, और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन ही क्या किया करता था, शासन किया करता था। लेकिन 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन क्या बना, पुष्यभूति वंश का शासक बना। लेकिन केवल 1 साल तक ही शासन कर पाया, जब मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी, और राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को अगवा करके शशांक अपने साथ कहां ले गया, बंगाल। अगले ही साल ध्यान रखेंगे, 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में पुष्यभूति वंश का शासक बना हर्षवर्धन, और जिस साल सिंहासन पर बैठा उसी साल इसने चलवाया हर्ष संवत। इसके द्वारा हर्ष संवत चलाया गया, और ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ, और इसने शिलादित्य की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ शिलादित्य, इसने शिलादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में 629 ईस्वी में एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री, लिख लेंगे, ह्वेनसांग भारत आया। इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, और इसी ह्वेनसांग के द्वारा ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जो कहलाती है सी यू की। इसी के द्वारा लिखी गई थी सी यू की। हर्षवर्धन का ही राजकवि हुआ करता था, लिखेंगे बाणभट्ट, और बाणभट्ट के ही द्वारा हर्षचरित और कादंबरी जैसी पुस्तकें लिखी गई। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन भी एक लेखक था,
भाई इसीलिए इसको साहित्यकार राजा या साहित्यकार शासक भी कहा जाता है। और इसके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। छह सौ छह ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया, लेकिन ध्यान रखेंगे 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और इसके मरने के बाद बहुत तेजी से भारत का विभाजन हुआ। और उधर अरब में आप जानते हैं इसी समय इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, इसीलिए जैसे ही 7वीं शताब्दी समाप्त हुई तो 8वीं शताब्दी शुरू होते ही हमारे देश पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हो गया, सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन हो गया। और आप जानते हैं जो किसने किया था, जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। आपसे पूछेंगे कि बताइए वह एकमात्र शासक कौन था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। लिखेंगे हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक। लिखिए हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। बादामी के चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था पुलकेशिन सेकंड। यही एकमात्र शासक था जिसके द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन वॉज, नाम ध्यान रखेंगे, पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय। ब्रैकेट में लिखा है साहित्यकार शासक हर्षवर्धन को कहा जाता था। हाँ चलिए, तो यहां पर समाप्त होता है हर्षवर्धन। अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो शुरू करेंगे भारत पर होने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण के बारे में, जो होगा किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।